नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार और खासकर अजित पवार को तब बड़ा धक्का लगा जब राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। मुंडे बीड जिले के परली से अजित पवार की एनसीपी के विधायक हैं। कल तक धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा था, लेकिन सरकार इस पर चुप थी। मगर अब बीड सरपंच हत्या केस में मुंडे जो है उन पर यह केस भारी पड़ गया और 2019 में आप जानते हैं कि पहली बार विधायक बने थे धनंजय मुंडे और उनके इस्तीफे के बाद अब बीड और परली की राजनीति बदलने की चर्चा है। आपको बता दें कि 2019 में वो अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को हराकर जीते थे। पंकजा बीजेपी में हैं और धनंजय एनसीपी में हैं। हालांकि पंकजा मुंडे बीच बीच में जो बातें करती हैं वो आप लोग जानते हैं, वो चाहती हैं कि अपनी अलग से पार्टी बना लें। खैर, यहां पंकजा की बात नहीं, बात धनंजय मुंडे की कर रहे हैं, जो एनसीपी शरद पवार नहीं बल्कि अजित पवार गुट में हैं। अब बीड पर क्या बीजेपी का दबदबा होगा या अजित पवार अपने इस गढ़ को बचा पाएंगे, ये देखना होगा। वैसे इस मामले में बीजेपी और एनसीपी दोनों घाटे में दिख रहे हैं, क्योंकि इससे जनता के बीच सरकार की स्वच्छ छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि धनंजय मुंडे अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मेरी पहले दिन से ही दृढ़ मांग रही है कि बीड जिले के मासाजोग में संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे अगले कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है। इसीलिए चिकित्सा कारणों से भी मैंने कैबिनेट में अपने मंत्री पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। तो यानी धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए एक बहाना चाहिए था और उस बहाना को इन्होंने बीमारी एक बहाना बनाकर यहाँ पर कि इन्हें अभी इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है, ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, आप जानते हैं, लेकिन आरोपों से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से के आरोप जो हैं और वहां से लेकर बहुत सारी बातें यहाँ होती रही हैं और चुनाव आयोग इस मामले में जो सफाई दे रहा है उसमें और फंस रहा है चुनाव आयोग खुद। इस बार पश्चिम बंगाल में फर्जी लिस्ट का मामला ममता बनर्जी ने उठाया, क्योंकि एक जैसे एपिक नंबर कई वोटर्स के पास थे। चुनाव आयोग ने इसमें सफाई दी थी कि एपिक नंबर में दोहराव का मतलब डुप्लीकेट या नकली मतदाता नहीं है। मैनुअल त्रुटि से 2 राज्यों के मतदाताओं की एपिक नंबर 1 हो गई, लेकिन अब टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई सफाई को चुनाव आयोग की ही गाइडलाइंस के आधार पर फ्रॉड बता दिया है। टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है वो उनके अपने नियमों और दिशा निर्देशों से मेल नहीं खाती। उन्होंने वोटर आईडी कार्ड के रूप में जाने जाने वाले एपिक बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए चुनाव आयोग की दलीलों को खारिज कर दिया। गोखले ने कहा है कि एपिक जारी करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग की हैंडबुक फॉर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स में लिखी गई है। साकेत गोखले इसी के आधार पर चुनाव आयोग की सफाई में झूठ बेनकाब करने का दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा नंबर 1, यहां साकेत गोखले जो बातें लिख रहे हैं, देखिए, चुनाव आयोग का दावा नंबर 1, उनका कहना है कि एक ही एपिक नंबर कई लोगों को इसलिए दे दिया गया क्योंकि कुछ राज्यों ने एक ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल किया। लेकिन सच्चाई यह है कि एपिक यानी ईपीआईसी नंबर में 3 अक्षर और 7 नंबर होते हैं। हैंडबुक में साफ लिखा है कि ये जो 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर के नाम से जाने जाते हैं और ये 3 अक्षर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग होते हैं। मतलब एक ही राज्य में भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के ईपीआईसी के पहले 3 अक्षर एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर पश्चिम बंगाल के वोटर्स के एपिक नंबर हरियाणा, गुजरात और दूसरे राज्यों के लोगों को कैसे मिल गए? यह यहां पर बड़ा सवाल साकेत गोखले पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा नंबर 2, और दावा नंबर 2 क्या है? उनका कहना है कि एक ही ईपीआईसी यानी एपिक नंबर
कई लोगों को गलती से दे दिया गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दूसरा नंबर है जो चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह गोखले बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि एपिक नंबर देने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो हर इस्तेमाल और खाली नंबर का हिसाब रखता है, ताकि एक ही नंबर दो लोगों को न मिले। एपिक नंबर वोटर की जानकारी और तस्वीर से जुड़ा होता है और इसे स्थायी यूनिक आईडी माना जाता है। तो यह कैसे मुमकिन है कि गलती से एक ही एपिक नंबर अलग अलग राज्यों के लोगों को दे दिया जाए, और अगर एपिक नंबर डुप्लीकेट है तो वोट डालने से रोका जा सकता है। यह साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को रोकने की साजिश लगती है, जिसमें गैर बीजेपी इलाकों के वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। साकेत गोखले ने यह भी आरोप लगाया है कि यह सब चुनाव आयोग की कार्रवाई और विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है, खासकर अब जब चुनाव आयुक्तों को मोदी सरकार नियुक्त करती है। 3 सदस्यों वाली कमेटी में 2 लोग प्रधानमंत्री और अमित शाह बहुमत से फैसला लेते हैं। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं सागरिका घोष वो भी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। ये एक सुनियोजित साजिश है, ये कहना है सागरिका घोष का। मजे की बात यह है दोस्तों कि जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का जवाब बीजेपी ने दिए, उसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी कह रही है कि टीएमसी बिना बात के आरोप लगा रही है। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या चुनाव आयोग अपनी सफाई खुद नहीं पेश कर सकता? जिस तरह उसने पहले सफाई दी, उसी तरह अब भी वो आरोपों पर जवाब दे सकता है। लेकिन जिस तरह बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव करने आती है, उससे पूरी दाल काली दिखने लगती है। पश्चिम बंगाल में तो अगले साल चुनाव हैं और अभी से विपक्ष सतर्क हो गया है। वहीं बिहार में कुछ महीनों में चुनाव हैं और इस बार तेजस्वी यादव का डर बीजेपी पर साफ दिखाई दे रहा है। आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इस बात के मजे भी लिए, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल पाए और नीतीश कुमार तो तेजस्वी के सामने आए ही नहीं। वैसे नीतीश कुमार को लेकर आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा बिहार में। लेकिन क्या सीएम की कुर्सी फिर से नीतीश को मिलेगी, यह सवाल अब भी बरकरार है। खैर, क्या कुछ कहा आज तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में। आप जानते हैं बजट सेशन चल रहा है बिहार में। कल ही सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया है और आज उसी बजट पर आज बातचीत आगे बढ़ रही थी। हालांकि राज्यपाल का वहां अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव वहां भी होता है। उस पर बोलते हुए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए जरा। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तो बीजेपी के लिए एक तरफ बिहार में सरकार बनाने की चिंता है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार बचाने की, और इन सबसे बढ़कर बीजेपी के सामने साख का सवाल भी है जो दिन पर दिन गिरती जा रही है। मोदी जी शेरों को देखने, उनकी तस्वीरें उतारने और शावकों को दूध पिलाकर खुश नजर आए, लेकिन लोगों ने उनकी तुलना शिकारी शंभू से की। अब देखना होगा कि क्या आने वाले चुनाव उनकी खुशी बरकरार रखते हैं या नहीं। शेर और शेयर बाजार की खूब बातें हो रही हैं, शिकारी शंभू की भी बात हो रही है। नरेंद्र मोदी दूध पिला रहे हैं शावकों को। देश आखिर कैसे चलेगा?
साख कैसे बचाएंगे नरेंद्र मोदी, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, साख बचाने का सवाल चुनाव आयोग के ऊपर है, जिनकी पोल खोल रहे थे साकेत गोखले। आपने अभी देख लिया कि कैसे उनकी चुनाव आयोग की एक एक बातों का सच्चाई सामने रखते हुए पोल खोल रहे हैं टीएमसी नेता साकेत गोखले। चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जानना यहां पर कि आखिर बीजेपी के सामने साख का सवाल कैसे है, कैसे यहां नरेंद्र मोदी, और साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे तो क्या आप अपने कब्जे में सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन विपक्ष भी यहां सतर्क बैठा हुआ है। चलिए विपक्ष कितना सतर्क है इन सब पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूं। बिहार से बंगाल, बंगाल से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से शुरुआत, जैसे भी देखें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हलचल है जिसकी चर्चा करना लाजिमी है, और इन सब में अगर गहराई से देखा जाए तो साख का सवाल तो उठता ही है। प्रेम कुमार जी। क्या राजीव जी, आप अभी जू की बात भी कर रहे थे तो मुझे ध्यान आता है जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अब थोड़ा जमाना बदला है, अब वो जू में जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बंसी बजाने की जगह पे अब जू में जाना हो गया है। ये देश हर स्तर से देखें बहुत संकट के हालात से गुजर रहा है, वैश्विक नजरिए से भी और अंदरूनी नजरिए से भी, लोकतंत्र के नजरिए से भी, और आगे हम भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कैसे डील करेंगे उसकी चिंता भी खाई जा रही है। लाखों करोड़ रुपए आम लोगों के रोज स्वाहा हो रहे हैं, और ऐसे में हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री, अब तो निर्वाचित को भी इन्वर्टेड कॉमा में बोलना पड़ेगा, वो जू जा रहे हैं। और इन्वर्टेड कॉमा में निर्वाचित को इसलिए बोलना पड़ेगा, जो आपने मुद्दा छेड़ा एपिक आईडी, जो आपने नहीं छेड़ा है, परिस्थिति ने उसको उजागर किया है और उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए एपिक आईडी में जो है, उसमें जो टीएमसी ने सवाल उठाया, चलिए मान लीजिए कि टीएमसी ने नाहक सवाल उठा दिया, एक एपिक आईडी से 100 आदमी के भी बन जाए तो चुनाव आयोग के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो चुनौती दे रहे हैं कि साबित करो कि एपिक आईडी के बदलने से चुनाव प्रभावित हुआ। ये चुनौती चुनाव आयोग पेश कर रहा है उन लोगों को जो एपिक आईडी का सवाल उठा रहे। लेकिन चुनाव आयोग इस सवाल को या इस चुनौती को नहीं ले रहा है कि आखिर एपिक आईडी जो नंबर उजागर हुए हैं वो सारे वोटर्स क्यों भाजपा शासित राज्य से ही हैं। सारे वोटर्स हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, सब एपिक नंबर के आईडी वाले यहीं पर हैं जो बंगाल में नाम बदले गए हैं। ये चुनाव को चोरी करने के अलग अलग तरीके हर चुनाव में डेवलप किए जा रहे हैं। ये सिम्टम्स आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आगे लगातार दिख रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा था। लोकसभा चुनाव में दिखा था कि वोटर टर्नआउट छिपाया जा रहा था, वो अचानक 5 बजे के बाद बढ़ जा रहा था, 7-7 दिन, 11-11 दिन बाद उसके आंकड़े बताए जा रहे थे। तो वोटर टर्नआउट बढ़ रहा था तो लोग कहते थे कि संख्या बढ़ गई वोटरों की, जवाब ही नहीं देते थे, आप पूछते रहिए जवाब ही नहीं देते थे। धीरे धीरे वो ट्रेंड बदला। उसके बाद तो वोटर डिलीशन के भी तरीके से चुनाव प्रभावित होने लगा, वोटर एडिशन के तरीके से भी प्रभावित होने लगा। टर्नआउट देख ही रहे थे, ईवीएम का 99% होना देख ही रहे थे। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि अचानक से 39 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में, वो सब भी हमने देखा। तो अब ये एपिक वाला कांड आया है, अब और भी आगे कांड आएंगे। लेकिन किसी भी मुद्दे पर
चुनाव आयोग आज तक जवाब लेकर नहीं आया है। आप ये भी देखिए, एक बात आप कह रहे थे राजीव जी कि जब चुनाव आयोग पर बोला जाता है तो बीजेपी बोलने लगती है उसके पक्ष में जी। चुनाव आयोग नहीं बोलता है। लेकिन और एक बात गौर कीजिए कि जब चुनाव आयोग, आप याद कीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त जब शायरी पढ़ते थे उस समय की बात में याद कर रहा हूं, तो वो क्या करते, वो अपोजिशन पर हमला करते थे। अपोजिशन पर हमला करने का मतलब क्या है? मतलब आप बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी बोलती है चुनाव आयोग के पक्ष में। चुनाव आयोग ने पहले से वफादारी बीजेपी के लिए दिखाना शुरू कर दिया था। तो दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। यहीं पर दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है, ये स्पष्ट है। इसको बस हम याद करा करके आपको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये सबकी आंखों के सामने घटित घटनाएं हैं। इन घटनाओं के बीच निश्चित रूप से जो अपोजिशन की एक्टिविटीज हैं, जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से अपने अपने राज्य में अपोजिशन सामना कर रहे हैं बीजेपी और उनके अनैतिक गठजोड़ का संवैधानिक संस्थानों के साथ, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब ममता बनर्जी पर अब सबका ध्यान है। वो पहले से सामने आ गई हैं बताने के लिए कि देखो हमारा चुनाव लूटने जा रहा है, वैसा ही होने वाला है। तेजस्वी यादव वहां खड़े हैं, मोर्चा ले रहे हैं बिहार में। भाई लोग लालू प्रसाद को चारा चोर और क्या क्या रोज बोलते हैं। ये अदालत जो कर रही है उस पर तो हमेशा हम लोग बात करते रहे कि एक मामला चारा चोरी का, एक मामला, और वो भी अलग अलग 4 इलाकों में केस दर्ज करके सब पे सजा सुना दो। एक और उसमें भी सजा क्या चारा चोरी का कोई पैसा मिला था लालू प्रसाद के घर से? कोई मुख्यमंत्री होना ही गुनाह हो गया। जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में ये घटनाएं घटी थी, और जो अफसर और दूसरे लोग जो चारा चोरी में थे उनका मुख्यमंत्री से संबंध था। किस मुख्यमंत्री का नहीं होता है संबंध प्रशासनिक अधिकारियों से? लेकिन कोई पैसा मिला हो ऐसा नहीं है। और यह संबंध डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के भी साथ तो था, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को छोड़ दिया गया, वो बरी हो गए। तो लालू प्रसाद जी के साथ अन्याय हुआ है। चारा चोरी एक घटना है, उससे कई गुना बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की घटनाएं देश में घट रही है। आयुष्मान घोटाला आप देख रहे हैं, देश के सामने है, कैसे फर्जी ऑपरेशन हो जा रहे हैं। उसका आयुष्मान का पैसा पता नहीं कौन लूट के जा रहा है। एक मोबाइल से 7.5 लाख लोग आयुष्मान से जुड़ जाते हैं और उनका पैसा कौन लूट के जा रहा है। एक सड़क में घोटाला है। जिस मुद्दे को आप उठाइए हर मुद्दे में घोटाला है। सीएजी की रिपोर्ट जरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। पहले एक साल में 55 सीएजी की रिपोर्ट आती थी, अब तो 12-15 रिपोर्ट आ रही है। सीएजी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। जो रिपोर्ट आएगी तो हर मुद्दे पर घोटाला दिखता है, लेकिन ये लोग सेलेक्टिव ढंग से किसी एक स्टेट को चुन के अपोजिशन के खिलाफ में घोटाला करते हैं, अनियमितता को घोटाला बताते हैं, घोटाला को छुपा देते हैं, उसको अनियमितता भी कहने से परहेज करते हैं। ये सेलेक्टिवनेस दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। तो इसके समांतर राजनीति को विकसित करने के लिए एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम, राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करना जरूरी हो रहा है कि ये जो गठजोड़ पैदा हो रहा है इससे कैसे लड़े। ये केवल बीजेपी से नहीं लड़ना है, आपको बीजेपी के साथ वाले मीडिया से लड़ना है, आपको संवैधानिक संस्थानों से लड़ना है, अरे सबसे लड़ना है। केवल राजनीति ये नहीं कि चुनाव में किसी को कैसे हराया जाए, चुनाव बचाया कैसे जाए ये है, जीता कैसे जाए ये तो बाद में सवाल आएगा। पहले है सवाल है कि चुनाव बचाया कैसे जाए। ये आज की सबसे बड़ी समस्या भी है और सबसे बड़ा सवाल भी है राजीव जी।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल भी, समस्या भी है, सबसे बड़ा सवाल भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, चाहे आप टीएमसी ने जो पोल खोल किया है वहां पे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसकी बात कीजिए, या बिहार की बात कीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं फंसी हुई सरकार नजर आती है। साख बचाने का यहां सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में आखिर जो कुछ हुआ उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बिहार आए तो बिहार में आज जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिला, और उसमें भी जब तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे। दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, आप जानते हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, दूसरे हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने पिछले दिनों क्या कहा था, आपको याद होगा कि बीजेपी चाहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हो, यानी बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बने। आज इसी मसले पर तेजस्वी यादव ने बढ़िया खिंचाई की, और वो जो खिंचाई की है वो जबरदस्त है, वो आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन बिहार चले उससे पहले इधर जो चुनाव आयोग पर और जो साकेत गोखले ने बिल्कुल खोल कर रख दिया है, उसकी चर्चा जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। और चुनाव आयोग एपिक नंबर को और इसी मसले को अगर लेकर पूरा का पूरा विपक्ष कूद पड़े तो मामला बहुत गंभीर है, और साकेत गोखले ने बिल्कुल पॉइंट वाइज यहां पर सब कुछ रख दिया है। चलिए एक मिनट, जरा बिहार की बात मैं कर रहा था, जरा वो एक नोकझोंक आपको दिखाता हूं, फिर चलेंगे वहां भी। प्रशांत जी, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन तब तो आप कहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। इन दोनों के बीच जरा नोकझोंक देखिए जरा। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दिए कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके समझ अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो सरदे अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में क्या झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी, और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे? विश्व की बड़ी पार्टी कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर। तो सुन रहे थे, यहां सीधी धुलाई करते हुए यहां कहें तो तेजस्वी यादव,
और बार बार उनको टोकने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे इधर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। लेकिन साफ साफ यहाँ जो चीज़ें हैं ऑलरेडी धरातल पे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है वो वीडियो, और उस वीडियो का जिक्र यहाँ करते हुए चलिए झूठ नहीं असत्य प्रशांत टंडन जी, बिहार से चलते हैं बंगाल तक। देखिए राजीव जी, जो तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है चुनाव की धांधली का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का लोकतंत्र और राजनीति को प्रभावित कर रहा है। लगातार हम लोग इस पे चर्चा करते रहे हैं, हर चुनाव में चर्चा करते रहे, चुनाव के बीच में भी चर्चा करते रहे। अब वक्त आ गया है कि पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को, सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को इस पे बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि ये अकेला ऐसा मुद्दा है जो भारत का लोकतंत्र जो है उसको नेस्तनाबूद कर देगा। संविधान की बात होती है, राहुल गांधी भी लाल संविधान की किताब लेके इधर उधर जाते हैं। ये संविधान कैसे बचेगा अगर चुनाव ही रिग्ड हो जाएंगे? 3-4 लेयर में, और हम लोग लगातार राजीव कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब से ये बात उठा रहे हैं, और ये बहुत ही सिस्टमैटिक और इंडस्ट्रियल स्केल पे ये हो रहा है। आप देखिए इसकी कई लेयर्स हैं। एक लेयर अभी सामने आई, अभी पता नहीं आगे और क्या क्या चीजें सामने आए। एक लेयर जो सामने आई, जो आपने दिखाया कि एपिक नंबर, चुनाव आयुक्त ने, जो नए बने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी, उन्होंने कहा कि ये एपिक नंबर 2 हो सकते हैं एक ही अलग अलग राज्यों में। उसको तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोखले साहब ने उसको क्लियर कर दिया कि एपिक नंबर जो है यूनिक होता है। और राजीव जी, आपको याद होगा कि जब 2010 में आधार कार्ड बना, तो आधार कार्ड के पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने के लिए राशन कार्ड और वोटर आईडी ही एक प्रमाणिक दस्तावेज हुआ करता था। अब आधार हो गया। तो एपिक नंबर यूनिक नहीं है, ये जो है साबित कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने कि हरियाणा, पंजाब के, हरियाणा और महाराष्ट्र के वहां पे दिखाई दे रहे हैं वोटर। राहुल गांधी भी किस तरह कुछ खुलासे करते रहे। अब आप देखिए कि इसकी लेयर क्या क्या है। एक, फर्जी एपिक नंबर से मतदाता जोड़े जा रहे हैं जो कि रहस्यमय लोग हैं। वो कौन है, कब वोट देके चले जाते हैं, पता नहीं है। अब इसको अगर आप जोड़ें कि जो मतदान खत्म होने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार ये जो चुनाव आयोग परसेंटेज बढ़ाता है, क्या ये वही लोग हैं? ये डुप्लीकेट एपिक नंबर वाले लोग हैं? ये कहां से बढ़ते हैं इतने नंबर? पहले तो नहीं होता था ऐसा। दूसरी उसकी लेयर है एडिशन और डिलीशंस। ये कौन लोग हैं जो जोड़े जाते हैं, कौन लोग हजारों लाखों की संख्या में गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने में महाराष्ट्र में 37-38 लाख नए मतदाता कहां से पैदा हो जाते हैं? क्या ये यही एपिक नंबर्स हैं? इसकी तीसरी जो लेयर है वो वोटिंग परसेंटेज, जो 17C है। चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज देता है, एक्चुअल नंबर देना उसने बंद कर दिया कि कितना मतदान पड़ा। वो ऐप में नंबर नहीं आता, प्रतिशत आता है। प्रतिशत में 0.01% में कई हजार वोट आ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में जिस तरह से बढ़ा, काउंटिंग के 10 घंटा पहले, लोकसभा के इलेक्शन में 10 दिन बाद बढ़ा। तो ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं चुनाव की, जो इलेक्टोरल रोल की सैंक्टिटी को, उसकी पवित्रता को, उसकी सच्चाई को सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। इस पे सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत सारे दूसरे फ्रॉड भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा फ्रॉड निकल कर आ रहा है जो पूरे चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर रहा है
और इसकी सत्यता में अगर वाकई चला जाए तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि पिछले कई चुनाव संदेह के घेरे में आ जाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को इंटरवीन करना चाहिए, पार्लियामेंट को इंटरवीन करना चाहिए। अब बीजेपी वहां पे सत्ता में, बीजेपी सरकार से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक देशव्यापी आंदोलन, जन जागरण इस पे होना चाहिए और एक बड़ा कमीशन बने। मैं कह रहा हूं सरकार कमीशन बनाए ना बनाए, एक पीपल्स कमीशन बन जाए, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी का मिलाकर वो पीपल्स कमीशन ऑडिट करवाए। और उसमें आप देखिएगा कि जैसे तृणमूल कांग्रेस ने घोटाले सामने किए, इस तरीके के हजारों घोटाले आपको मिलेंगे। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो सवाल है लोकतंत्र को बचाने का, वो चुनाव आयोग का जो सिस्टमैटिक घोटाला है। इसको जब तक इस पे कन्विंसिंग रिस्पांस चुनाव आयोग कर नहीं आता है, इसको घोटाला ही मान के चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर 5 साल में 30 लाख या 32 लाख वोटर बढ़ते हैं और 5 महीने में 38 लाख बढ़ जाते हैं, तो ये घोटाला ही है। इतने कहां से नए लोग पैदा हो जाते हैं। दूसरा मुद्दा राजीव जी, बिहार पे मैं आऊंगा सेकेंड राउंड पे जी बिल्कुल। लेकिन दूसरा एक बड़ा मुद्दा कि प्रधानमंत्री जो जंगलों में घूम रहे हैं कैमरे लेकर, और उसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी जा रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सोते नहीं हैं, वो 18 घंटे काम करते हैं। तो 18 घंटे का काम करने का नतीजा ये है जी कि पिछले 10 दिन से लगातार स्टॉक मार्केट रेड मार्क पे बंद हो रहा है। 1400 पॉइंट एक दिन में गिर गया। 9 लाख करोड़ निकल चुका है इन्वेस्टर्स का। अकेले LIC का 1,45,000 करोड़ निकल गया। LIC की वैल्यू कम हो गई, 1,45,000 करोड़ कम हो गई LIC की वैल्यू। मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है वो 14-15 महीने का नीचे जा रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। तमाम नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट पे समस्याएं। और स्टॉक मार्केट, एक बात हम लोग ख्याल रख रहे हैं, केवल भारत का स्टॉक मार्केट गिर रहा है। डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, कोई नहीं गिर रहा है, सब ऊपर चल रहे हैं। केवल भारत का स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। रुपये की वैल्यू 87 रुपये है। पीयूष गोयल जी वहां पे गए हुए हैं, वो क्या करके आते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक उनको ऐसी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। तो जो आर्थिक फ्रंट है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन सब की चर्चा होती है। जो सामने दिख रहा है वो ये है कि फाइनेंशियल स्थिति देश की बहुत खराब है। प्रधानमंत्री इसमें कोई, जिसको कहते हैं क्राइसिस रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। वो फोटो खिंचवा रहे हैं शेरों के साथ, ठीक है, वो शौक पूरे कर रहे हैं अपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घूमना फिरना चाहिए, लेकिन हमेशा ही घूमते फिरते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट की स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक फ्रंट पे सरकार गंभीर नहीं लग रही है कि ये स्टॉक मार्केट क्या ऊपर आएगा। कोई ऐसी योजना नहीं दिखाई दे रही है कि जो अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा है, जो अप्रैल के महीने से लागू हो जाएंगे, अगले महीने से, उसका आपके पास उसका निकाय क्या है, उसका जवाब क्या है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। चुनाव आयोग की बात हो, चाहे यहाँ देश की राजनीति हो, इन सब पे हम गहन चिंतन और यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आना चाहता हूँ। और प्रोफेसर साहब, ये चुनाव आयोग की बात जितनी की जाए वो कम है, लेकिन हम लोग ही हैं जो लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते रहे। अब उसको लेकर पार्टियां, कई लोग बोलते हैं कि आप लोग हरियाणा के समय, अभी एक हमारे साथी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि कमेंट बॉक्स के जो कमेंट होते हैं उसको हम इस कार्यक्रम में लिया करते हैं, इसलिए भी एक साथी लिख रहे हैं कि आप लोग जब हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पे ब्लेम कर रहे थे, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे थे।
हम लोग लगातार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो भी चीजें आ रही हैं सामने, उसको लेकर विपक्षी दलों को एकजुट होकर, यह हमारा काम नहीं है। आंदोलन खड़ा करना या आंदोलन करना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम इन आंदोलनों का साथ देना जरूर है, और अगर सही दिशा में ये आंदोलन है तो। लेकिन आंदोलन खड़ा कौन करेगा? विपक्षी पार्टियां करेंगी। आज अगर एक बात निकल के सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में यह पकड़ा जा रहा है कि एपिक नंबर में गड़बड़ी है, एक ही एपिक नंबर के वोटर आईडी कार्ड हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है और वही पश्चिम बंगाल में भी है, जबकि साकेत गोखले ने लगातार यहां पर एक के बाद एक जो प्रूफ दिए हैं और बिल्कुल रूल बुक के हिसाब से दिए हैं, वो साफ साफ बताते हैं कि यह ऐसा नहीं हो सकता है। आंदोलन खड़ा कीजिए ना, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर बैठे रहेंगे और राजनीति के चुनाव के 4 दिन पहले जाके खड़े होंगे तो हम ये तो कहेंगे ही कि आखिर कहां थे साहब, आप चुनाव लड़ लेते ईमानदारी के साथ। तो ये बात है। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, यह आपको ध्यान देना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आंदोलन खड़ा करना होगा। आज रुपए की कीमत कहां जा रही है, आज शेयर बाजार कहां जा रहा है, जिसकी चिंता कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। आज दुनिया में जो स्थिति दूसरे बाजारों की, वैसी स्थिति हिंदुस्तान की क्यों नहीं है? इन सब की चिंता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। पहले तो 5 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती थी तो आंदोलन हो जाता था, सड़कों पे लोग आ जाते थे, चीनी की कीमत बढ़ती थी तब भी। अब क्या हो रहा है? कहां है? सिर्फ वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, तमाम विपक्षी दलों की बात कर रहा हूं मैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर देने मात्र से आंदोलन नहीं हो जाता भाई साहब। आंदोलन के लिए आपको सड़कों पे निकलना होगा, पसीने बहाना होगा। राहुल गांधी निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 किया उन्होंने, न्याय यात्रा। उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला, उसका बेनिफिट कांग्रेस के उस मेहनत का बेनिफिट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिला। प्रोफेसर रविकांत जी सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज समाजवादी पार्टी की 37 सीटें कैसे आ गई? अखिलेश यादव के दम पे आई हैं क्या? वो राहुल गांधी के दम पे आई हैं? गलत बोल रहा हूं तो बताइए प्रोफेसर रविकांत जी। बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। ये 2 बड़े मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले। एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने वो डर खत्म किया था, लोगों के भीतर विश्वास पैदा किया था। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें 2-3 तो यहीं उत्तर प्रदेश के लोग थे। एक तो अयोध्या से लल्लू सिंह थे जिन्होंने कहा था कि संविधान बदलना है। वही संविधान लेके जब राहुल गांधी खड़े हो गए, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप इसे भारत जोड़ो यात्रा का शिखर कह लें, जहां राहुल गांधी आते हैं संविधान अपने हाथ में लेकर के। इसी पूरी व्यवस्था ने, इस पूरे नैरेटिव ने बीजेपी के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जहां 70+ सीटें जीतने की ख्वाहिश रख रही थी, वो मिट्टी में मिल गई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके हाथ में संविधान लेकर के संविधान बचाने की मुहिम का था। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल है, और 2-3 बड़े सवाल है, और प्रशांत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि क्या वजह है शेयर मार्केट गिर रहा है, यहां शेयर से खेल रहे हैं। अब ये मोदी जी का तो पुराना शगल है साहब, बच्चे थे तो मगरमच्छ से खेलते थे, अब जवानी में, अब बुढ़ापे में शेर से खेल रहे हैं, और कल को क्या पता अजगर से खेलते हुए दिखाई दे। उनको तो आदत हो गई है, उनको बस चिंता नहीं है इस देश के लोगों की। शेयर मार्केट में डूब जा रहा है मिडिल क्लास, वही मिडिल क्लास जो पूरा हिंदुत्व के रौ में रहता है, उसे अभी मिला ना डोज, एक डोज, जैसे वो नहीं कोरोना की
जो डोज मिल रही थी, तो जैसे ही उसको होश आता है वैसे ही एक डोज लगती है। तो एक डोज दी गई कुंभ की। अब मोदी जी से थोड़ा लोगों का मन हट रहा है, तो एक नई डोज आ गई साहब, ये रील्स में शेर से खेलते हुए। अरे साहब, शेर कहां था? पिंजरे में शीशे लगे हुए थे। अरे खेलना है तो फिर छुट्टा में खेलिए ना। यही शौक अगर आपने पाल रखा है, वो कहानियों में नहीं होता है कि मगरमच्छ के बच्चे से खेल रहे थे। काहे लोगों को गुमराह कर रहे हैं? शौक पूरा करना है तो खुल के करिए ना। लेकिन ये शौक कैसा है? ये राजाओं का शौक है। प्रजा मरती है तो मर जाए, लोग कोरोना में मरे चाहे कुंभ में मरे, लेकिन राजा तो साहब शेर से खेलेगा, मगरमच्छ के बच्चे से खेलेगा। वो कौन से आप ताकत दिखा रहे हैं? वहां अमेरिका गए थे और आपके नागरिकों के हाथ और पैर बंद करके आ रहे हैं, पगड़ी उतर करके आ रही हो। राजा को शौक है शेर से खेलने का। अब क्यों खेलने का शौक है? जैसे शेर पिंजरे में बंद है, वैसे ही डेमोक्रेसी को भी मोदी ने मुट्ठी में कर रखा है। चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में है। बेईमानी बना दिया आपने। अब प्रहसन रह गया है चुनाव, केवल नौटंकी हो रही है। अब क्या बेशर्मी है साहब कि चुनाव आयोग क्या बोल रहा है कि नहीं साहब ये नहीं होता है। आपके वोट बढ़ रहे हैं, वोट कट रहे हैं, आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं। ये आपके घर का है सब कुछ कि आप जो मन में आएगा वो करेंगे। ये देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलता है और ये देश ऐसे नहीं हुआ। ये जो बैठे हैं इन्हें पता नहीं मालूम है कि नहीं है। अब चुनाव आयोग थे, आईएएस वाईएएस बने थे, ऑब्वियस है कि इतिहास भी पढ़ के आए होंगे, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास भी पढ़ा होगा, भगत सिंह की शहादत भी पढ़ी होगी, पढ़ा तो सावरकर का माफीनामा भी होगा, गांधी से लेकर के और नेहरू तक के स्ट्रगल को भी पढ़ा होगा कि सालें जेलों में बिताई और उसके बाद ये देश को आजादी मिली, चुनाव आयोग बना। वरना ये जो अफसर बने घूम रहे हैं ना, इनके पुरखे और ऐसे तमाम भारतीय, वो अंग्रेजों के जूते सहलाया करते थे, जूते साफ करते थे। और आपके हाथ में अब आपको मिल गया है तो आप क्या उसी को लगा देंगे किनारे? खत्म कर देंगे क्या साहब आप लोकतंत्र को? ये लोकतंत्र उनके लिए, हाँ ये हो सकता है कि आपको तकलीफ उन दलितों से हो, आदिवासियों से हो, महिलाओं से हो जो आज एसर्ट कर रहे हैं, जिन्हें अधिकार मिल गया उस संविधान से, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से, वो इंसान हो गए। और इंसानों की ये पॉलिटिकल वैल्यू है, तो आप उस वैल्यू को खत्म करने पर आमादा हो तो आप उन संस्थाओं में बैठ करके उन संस्थाओं का गला घोंटेंगे। इसीलिए वहां ऐशो आराम चल रहा है ना, शेर से क्यों खेला जा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई आंदोलन आता है हम साथ होंगे, और साथ हम पार्टी के नहीं होंगे, हम साथ होंगे संविधान को बचाने के लिए, हम साथ होंगे उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए। हम लोग किसी पार्टी के पिछलग्गू नहीं है, इस संविधान के साथ हम खड़े होंगे। लेकिन उसको बचाने के लिए, उन संस्थाओं के लिए आपको सड़क पर आना होगा। राजनीति आप कर रहे हैं, डीबी लाइव का जो दायित्व है उसका निर्वहन रोज हो रहा है। हरियाणा चुनाव के समय भी कहा, बंगाल चुनाव के पहले भी आगाह कर रहे हैं। हमारी जो भूमिका है उसका निर्वहन हो रहा है, लेकिन ये तो ममता बनर्जी को तय करना है, ये अखिलेश यादव को तय करना है, तेजस्वी यादव को तय करना है। चुनाव उनको लड़ना है, तो हम जहां भी कमी देखेंगे और कोई भी पार्टी होगी वहां सवाल खड़े करेंगे। बतौर मीडिया के संदर्भ में बातचीत करने के लिए ये हमारी ड्यूटी है। तो चुनाव आयोग हो या शेयर बाजार हो
या मोदी जी का शेर से खेलने का शौक हो। अरे साहब, हमने क्या प्रधानमंत्री चुना है, क्या शौक है? अंबानी अडानी से दोस्ती है, शेरों से मोहब्बत है, गरीबों से नफरत है, दलितों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है, भले ही पिछड़ा कहकर के आते। ये ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है दूसरे देश में। प्रशांत जी ठीक कह रहे हैं कि वो बाजार नहीं कर रहे। नहीं साहब, हमने जो चुना है ना, हमारे देश के लोगों ने, वो बात अलग है कि चुनाव आयोग की उसमें बड़ी भूमिका है। इस बात को देश के लोगों को भी समझना होगा और उन राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। एक मिडिल क्लास है, उसके भी शौक थे कि साहब हमें वो चुनना है, गुजरात मॉडल। दिख रहा है, मैं गुजरात घूम के आया हूं, मैंने देखा है गुजरात मॉडल क्या है, वहां लोग क्या कह रहे हैं, वहां लोग क्या सोचते हैं। और वही गुजरात मॉडल अब भारत मॉडल बन गया है। तो साहब, हमने पहली बार देखा है राजीव जी, और हम सबको कष्ट हुआ जब भारतीयों के हाथ बंधे हुए, पैरों में बेड़ियां, और वो कैसे आए। हमने गुलामी का दौर नहीं देखा, हमने वो कष्ट नहीं देखा, पढ़ा जरूर, लेकिन आज जब सामने वो तस्वीरें देखी तो वो कष्ट महसूस हुआ। और इसीलिए देश के लोगों के साथ भी और राजनीतिक दलों के लिए भी ये अपील है कि अगर आपको इस देश को बचाना है, इन बेड़ियों की अगर आप आजादी चाहते हैं, तो जरा आइए सड़क पर और दुरुस्त कीजिए उनको जो आज इस लोकतंत्र का और भारत के संविधान का, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का, उनके मूल्यों का गला घोंटना चाहते हैं। उनसे लड़ने का वक्त है, ये हम बराबर आगाह कर रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बराबर आगाह कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ नरेंद्र मोदी को भी देखना होगा कि आखिर देश चलाएं तो कैसे चलाएं। तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर इतने सारे सवाल क्यों दागे जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी को सोचने की ज़रूरत है। ये सरकार एनडीए की सरकार है, सीधे सीधे बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर कब्जा आखिर क्यों होता जा रहा है, क्यों ऐसी चर्चा हो रही है, क्यों यहाँ साकेत गोखले हो या टीएमसी हो या राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों पूछ रहे हैं बार बार कि आप बता दीजिए कि 70 लाख 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए, 39 लाख या 45 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, दिल्ली में वोटर्स कैसे बढ़ गए, महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गए, हरियाणा की तस्वीर भी दे दीजिए। रणदीप सुरजेवाला ने तो 2009 से लेकर 2024 तक के आंकड़े मांग लिए चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग 3 महीने जवाब देने में लगाया और अब 3 महीने और मांग रहा है कि इसके आगे हम देंगे कि नहीं देंगे, ये बताएंगे 3 महीने बाद। तो आखिर चल क्या रहा है देश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच जो बिहार में, क्योंकि बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज इसलिए होती जा रही हैं क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी बजट सेशन है और यहां से अब सरकार चुनावी मोड में जाएगी। नीतीश बाबू क्या अगले भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, इस पर आज भी सवाल है, सवालिया निशान है। और इन सब के साथ साथ क्या यहां से बिहार में एक बार फिर गठबंधन, और जिस विपक्ष की हम बात कर रहे हैं अनिल सिन्हा जी, क्या वो विपक्ष, क्या यहां से एक नई राजनीति हम देखेंगे देश में? क्योंकि यहीं से विपक्ष एकजुट हुआ था। आप याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी वो बिहार में हुई थी। इंडिया नाम नहीं आया था, इंडिया गठबंधन का नाम नहीं आया था, लेकिन उस बैठक में नीतीश बाबू भी थे। क्या एक बार फिर हम वैसी बैठक देखने जा रहे हैं आने वाले समय में? क्योंकि जो उधर सुगबुगाहट है वो बात तो बिहार भी पहुंचेगी ना, एपिक नंबर वाली बात। देखिए, अभी मुझको लग रहा है बिहार में चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है अलग ही तरीके से। अभी तक ये बोल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर ने जो भी कहा हो, लेकिन जेडीयू का कोई इस तरह का नहीं आया है क्या कि बीजेपी के इस बयान का स्वागत हो रहा हो, और जेडीयू की तरफ से ये नहीं आया है क्या कि उन्होंने मान लिया बहुत अच्छा किया। क्योंकि वो जो मनोहर लाल खट्टर का या जो भी बोल रहे हैं उस पर किसी का भरोसा नहीं है, जेडीयू के लोगों का ही, और उसको मीडिया अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। लेकिन उसमें एक और चीज है कि ये जो बयान दिया है उसमें ऑलवेज लोडेड रहता है कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे
एनडीए की सरकार बनेगी और कुछ कुछ मतलब पेच उन्होंने नहीं छोड़ा है। अभी भी मेरे ख्याल में वो स्पेस बीजेपी भी रखना चाहती है कि अगर ऐसा नीतीश जी ने अगर पाला बदला या ऐसा कुछ अलग से निर्णय लिया तो उसके लिए वो स्पेस बना रहे कि अपने ये जो दोनों के बीच अविश्वास है वो बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब उनके लिए मतलब एनडीए को एक फोर्स के रूप में इकट्ठा लड़ना मुझको डिफिकल्ट लग रहा है। और जिस तरह से जेडीयू की पोजीशनिंग हो रही है अभी, हालांकि निशांत तो उस तरह से घोषणा नहीं की है उन्होंने, फिर आगे भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझको जैसा अंदाजा है ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर वो सीरियसली उस पर लगे हुए हैं, मतलब जेडीयू के लोग, कि एक सक्सेशन का जो एक मैप, रोड मैप बन जाए। ये बीजेपी चाहती ही नहीं है। और दूसरा है कि बीजेपी को भी अपने सक्सेशन का रोड मैप बनाना होगा, क्योंकि नीतीश तो ऐसा है नहीं कि अगर अगला मुख्यमंत्री ये बना के ये लोगों के मतलब धूल झोंकने जैसा ही है, क्योंकि उनकी भी उम्र हुई है, उनकी सेहत के बारे में भी लोगों को पता है। तो सब लोगों को मालूम है, जेडीयू के लोगों से लेकर के पूरे बिहार को मालूम है कि अब अगला जो 5 साल है वो जो है नीतीश कुमार नहीं चल सकते हैं, ये तो पक्का है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव, ये बीजेपी भी समझ रही है कि अगर उनको बनाते हैं तो लोग नीतीश को भी वोट देंगे या नहीं, इस पर डाउट तो है। इसीलिए कि उनकी जो इमेज अभी बनी है सेहत खराब होने की और पलटी मारने की, ये सब जो इमेज है उसका भी तो असर होगा। तो नीतीश ही अगली बार हो जाए, ये निश्चित है कि उनका जो वोट बैंक है, जो सोशल इक्वेशन है, जो अति पिछड़ों का और महादलितों, औरतों का जो वोट बैंक है, वो निश्चित तौर पर उसकी बड़ी संख्या उनके पक्ष में है। लेकिन उनको दोबारा लाना है, ये कोई कंसेंसस बिहार में ये नहीं होने वाला है। तो नीतीश को भी अपना विकल्प देना होगा, बीजेपी को भी इस विकल्प के बारे में सोचना है। और निश्चित तौर पर वो अगर अपना विकल्प दे दिया नीतीश ने कि अगर मैं नहीं तो फिर निशांत, तो उसका काट उनके पास नहीं। दूसरा ये है क्या कि देखिए मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया ने चलाना चालू किया कि सहमति बन गई, किसकी सहमति हुई, कौन सी बैठक हुई, क्या हुआ, जेडीयू एनडीए की कौन सी बैठक हो गई, या कोई ऐसा मतलब उनकी एक परिषद थी मीटिंग और उसके बाद उन्होंने वो एक स्टेटमेंट दिया, इसमें कौन सी सहमति बन गई। ये पूरा चैनल चला रहा है कि जेडीयू में, और कम से कम अडानी वाला चैनल तो चला ही रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में सहमति, नीतीश ही चेहरा होंगे सीएम के। ये किसमें कौन सी सहमति, कौन सी मीटिंग का मतलब नीतीश कुमार की क्या मीटिंग हुई अमित शाह से, या जेडीयू की और उनकी ज्वाइंट मीटिंग कोई हुई हो, ये सहमति किसके बीच में हुई। एक मीटिंग उनकी बीजेपी की थी, इसके बाद उन्होंने कहा, तो ये बीजेपी, उसके बाद चर्चा क्या शुरू हुई। देखिए जरा इस पर ये जरा समझना जरूरी है कि मीडिया रोल कैसे। अब बात चर्चा होने लगी कि कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, आरजेडी देना नहीं चाहता। अभी ये बात चला रहे थे, एक में बहुत सीरियसली डिबेट कर रहे थे। बात है कि नीतीश को सीएम बनाएंगे या नहीं, और उसके लिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का बयान दिया। इसमें कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का बंटवारा, इसकी चर्चा उसका होने लगा कि अखिलेश ने कहा कि हम बी टीम नहीं है, वहां के जो अध्यक्ष हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा ये, और मतलब पूरा चालू है कि और उनका इस पर यह भी चर्चा हो गई कि सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं स्ट्राइक रेट उनका बहुत कम था, 70 सीटें ले ली थी, और वो टिकट जो मांगने वालों मतलब वो टिकट बेचा गया। अरे इसकी चर्चा कहाँ हो रही है, ये चर्चा करेंगे वो आरजेडी और जो उनकी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। दूसरा एक और है उसमें कि स्ट्राइक रेट तो सबसे ज्यादा लेफ्ट पार्टीज का है, तो स्ट्राइक रेट होता है उसका लेफ्ट पार्टी के बारे में चर्चा ही नहीं है। आप अब देख लीजिए चिराग पासवान, मतलब मीडिया के फोकस में, मीडिया के ये में जो है सब है, लेकिन जिनकी सीटें इतनी हैं तो चिराग और इन लोगों से काफी ज्यादा है, उनका कोई बड़ी रैलियां इतनी बड़ी हो रही है, मीडिया उसको नहीं। और उनके जब स्ट्राइक रेट कांग्रेस की बात हो रही है तो
सीपीएम के और सीपीआई और सीपीआईएमएल के स्ट्राइक रेट पर भी चर्चा करिए ना। तो ये है मीडिया, तो मीडिया का रोल रहने वाला है। ये अभी चलाएंगे कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा बीजेपी ने बोल दिया, लेकिन लोग जो नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे ये भी लोग पूछना चाहिए। और ये जो सर्वे है, ये सर्वे सब चलाएगा आपको बीच में कि इनका बढ़ गया, उनका घट गया। प्रशांत किशोर अभी कहाँ, अभी प्रशांत किशोर दिख नहीं रहे, लेकिन उनका सर्वे में बहुत आगे पोजीशन है। तो और ऐसे ही एक महिला आ गई थी दिल्ली लंदन से, और काफी सक्रिय थी पिछले चुनाव में, और पूरा मीडिया उनका इंटरव्यू ले रहा है, उन पर फीचर्स छप रहे हैं, और उनका क्या हासिल हुआ आप जानते हैं। तो ये आपको ये खेल अभी शुरू हुआ है, लेकिन बिहार की हालत ये समझ लीजिए कि वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने और इससे वहां का कुछ नहीं सुधरने वाला है, ये बिहार के लोग जानते हैं। और ये बताने के लिए भी वहां लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, बाकी लोग हैं, आरजेडी है, जो बताने वाली है कि बिहार की स्थिति कैसी है। ये आपने चर्चा की देश की इकोनॉमी की, अगर ये सब डूबा तो बिहार सबसे ज्यादा पहले डूबेगा, ये बिहार वालों को मालूम। जी बिल्कुल, बिहार सबसे पहले डूबेगा, बिहार वालों को ये पता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं, खासकर जब चुनाव की बात होगी और उसमें एपिक नंबर की बात होगी, उसमें वोटर लिस्ट की बात होगी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और ये बात धीरे धीरे ही सही लेकिन उजागर तो हो रही है। हम लोग इसी चर्चा में कई बार इस बात को उजागर करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि 3 तरह से चुनाव को प्रभावित किया जाता है, जिसमें वोटर भी है, वोटर लिस्ट, जिसमें ईवीएम भी है, और जिसमें फॉर्म 17C भी है। इन तमाम मसलों को और प्रशांत टंडन जी ने खुल कर बिल्कुल शोध परख रिसर्च रिपोर्ट यहां कई बार इसी कार्यक्रम में उन्होंने पेश की है। लेकिन अब यहां सवाल यह भी उठता है कि चूंकि बिहार में चुनाव है और एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, बिहार में भी अगर पश्चिम बंगाल में यह चीज पता चल रही है कि एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है दोस्तों, उसमें 3 नंबर आप देखेंगे, शुरुआत के 3 नंबर अल्फाबेटिकल होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, उसके बाद का नंबर। इन नंबरों को भी, और इसमें अगर सिमिलैरिटी है कि आपका वोटर आईडी कार्ड आप पश्चिम बंगाल के हैं वही है, और बिहार में कोई और है उसका भी वही है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2 अलग अलग राज्य हैं और एक राज्य में भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। आंदोलन क्यों नहीं होना चाहिए और इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन कर रहा है इस पे चर्चा? बिल्कुल राजीव जी, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि हम अपने दर्शकों को भी याद दिला दें कि जब हरियाणा का चुनाव परिणाम आ रहे थे और कांग्रेस पिछड़ रही थी, तो उस समय आपकी टिप्पणी यही थी कि राहुल गांधी जी फिर आप घर बैठिए, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से महाराष्ट्र भी जीत लिया जाएगा और इसी तरीके से दिल्ली भी जीत लिया जाएगा अगर इस पे काम नहीं होगा। तो राजीव जी, जो हरियाणा में जो कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा रहा था, कांग्रेस को ये कहा जा रहा था कि ये काम कौन करेगा। आप बाद में कहेंगे कि ये गड़बड़ियां हुई, फिर राहुल गांधी ने बाद में कहा वो गड़बड़ियां हुई, महाराष्ट्र के बाद भी कहा ये गड़बड़ियां हुई, दिल्ली के बाद भी गड़बड़ियां आ रही। तो आखिर ये गड़बड़ियां हो रही है तो इसको करेगा कौन? जो काम ममता बनर्जी राजीव जी आज कर रही हैं, टीएमसी के लोग कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया कि एपिक नंबर में गड़बड़ी है, तो क्या ये काम कांग्रेस के लोग और उद्धव ठाकरे के लोग और शरद पवार के लोग महाराष्ट्र में साल भर पहले नहीं कर सकते थे? चलिए उसको छोड़ भी दें, उसको छोड़ भी दें। अभी सबसे सामने बिहार है, बिहार में तो फुल फ्लेजेड लग जाना चाहिए, फोर्सली लग जाना चाहिए, फोर्सफुली लग जाना चाहिए। अब मनोज झा और संजय यादव सिर्फ बाइट देंगे मीडिया पर आकर, तो वहां जमीन पे काम कौन करेगा? आखिर कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। अगर आप एक राजनीतिक दल हैं तो एक राजनीतिक दल के तौर पे आपके तमाम विभाग होने चाहिए। जब चुनाव हर तरीके से लड़ा जाना है तो एक चुनाव के लड़ने का तरीका ये भी है उसमें। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो बात करेंगे, हम केवल विश्लेषण कर सकते हैं कि जनता क्या चाहती है, हम इस पर ध्यान दिला सकते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, जो हम लोगों का एक काम है करने का, जो हमारा दायित्व है वो हम करते हैं। लेकिन हम जाकर वोटर लिस्ट जाके हम थोड़ी ठीक करेंगे, या कौन सा मतदाता कहाँ लाके जोड़ा जा रहा है, कहां से उठाकर लाया जा रहा है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो आखिर कांग्रेस हो या आरजेडी हो, बिहार में क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो अंदर अंदर तैयारियां कर रही है, उस तैयारियों का जवाब क्या है? मतलब जो जिस स्तर पर काम होना चाहिए, अब बताया जाता है साहब बहुत
बड़े क्रांतिकारी लोग जो है, बहुत डेटा एनालिस्ट वाले लोग जो है वो कांग्रेस के पास है, सब भर्ती हैं उनके यहाँ, हार्वर्ड से भी आए हैं और जेएनयू से भी आए हैं, जाने कहाँ से आए हैं। तो वो लोग अब क्या काम कर रहे हैं भाई? जिन्होंने बताया गया कि साहब कर्नाटक का चुनाव जिता दिया था, जिन्होंने कर्नाटक का चुनाव जिता दिया था, वो महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे? क्यों नहीं महाराष्ट्र में थे, या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जिता पाए फिर, अगर उन्होंने जिता दिया था? तो ये सवाल तो राजीव जी निश्चित तौर पर पूछेंगे। और ये आलोचना नहीं है, ये एक तरह से कहा जाए सजग करना है कि आप अपने अंदर की चीजें भी दुरुस्त कीजिए और उन चीजों को दुरुस्त कीजिए जिस स्तर पे अब चुनाव लड़े जा रहे हैं। चुनाव सिर्फ जनता के वोट देने से नहीं हो रहे हैं, सब देख रहे हैं कि जनता वोट देकर आती है और जनता का वोट कहीं होता है, सरकारें किसी की बनती हैं। तो जब ये हो रहा है तो जिस स्तर पर हो रहा है तो उस स्तर पर लड़ने की जिम्मेदारी उन राजनीतिक दलों की है, उन लोगों की है जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मंत्री बनना है। उनकी हमें क्या बनना है? दूसरी सरकार आ जाएगी, हम तब भी यही विश्लेषण कर रहे होंगे, कोई और आएगी तब भी यही विश्लेषण कर रहे होंगे, हमें कौन क्या दे जाएगा? कोई कुछ दे के नहीं जाएगा। तो हमारा लेकिन जो जिम्मेदारी इस लोकतंत्र के प्रति है, इस संविधान के प्रति है, और एक पत्रकार होने के नाते जो हमारा धर्म है, हम उसको पूरा कर रहे हैं राजीव जी। तो ये निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को करना होगा। अब राजीव जी जो बिहार में चल रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिहार में जो चल रहा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हमले किए हैं, और एक तरीके से राजीव जी देखा जाए कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को उन्होंने आमने सामने लाकर भिड़ा दिया कि आप बताइए क्या है। और एक तरीके से जो विजय कुमार सिन्हा जो थे, अब वो हकलाते हुए नजर आए कि उनका सपना जो था वो अटल जी का पूरा करना है कि नहीं करना है। और जब कहा तेजस्वी यादव ने कि हमारे पास वीडियो हम ला देंगे, तो आप देखिए कि भाव भंगिमा क्या थी उनकी, विजय कुमार सिन्हा की, क्या कहते हुए पाए गए। तो इसका मतलब तेजस्वी यादव ने राजीव जी आज जो प्रूव किया है, वो प्रूव ये किया है कि वो मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं राजनीति के, और हर स्तर पर हर तरीके से वो जवाब देने में सक्षम है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, राजनीति जिस तरीके से शेरों को खिलाया जा रहा है, अगर मेरी जानकारी सही है तो वन्य जीव अधिनियम जो है उसके तहत आप शेरों को पाल नहीं सकते हैं राजीव जी। और अगर आप शेर को पालेंगे तो आप तो मुकदमा कायम हो जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो अगर कोई शेर के बच्चों को पिला रहा है तो वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन है कि नहीं है, जब वन विभाग इस पर बताए और मुकदमा कोई कायम हो सकता है तो बताए कायम हुआ कि नहीं हुआ राजीव जी। जी, गिर के वन में नरेंद्र मोदी और वहाँ शेरों के बीच, शावकों के बीच नरेंद्र मोदी हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और खैर इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चर्चा कि देश का लोकतंत्र बचे कैसे। और उसमें एपिक नंबर की बात हो रही है, यानी वोटर आईडी कार्ड की पे जो आपका नंबर होता है उस नंबर में गड़बड़ियां हैं। नंबर में गड़बड़ियां नहीं हैं, बल्कि एक ही तरह के नंबर कई लोगों के बीच हैं, यानी एक नंबर के कई वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए, ये सवाल तो उठता है। लेकिन इन सब से ज़्यादा जब बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या चल रहा है ये भी है। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर आना चाहता हूं आपके पास, और बिहार में ज़रा ये बताइए कि जो नीतीश बाबू का भी आपने, नीतीश नहीं तेजस्वी बाबू का जो आपने बयान देखा और सीधा हमला दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर, नीतीश बाबू पे हमला करते हुए नजर नहीं आए, कोई सोची समझी रणनीति है? देखिए, बिहार में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन या अटकल का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी सेंटर में है राजनीति के। पर एक बातें जो एक दो दिन में घटनाएं घटी हैं वो है कि जैसे जातीय जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी ने कल देर रात जो ट्वीट किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि एक तो जो नेशनल लेवल पर जो एससी कमेटी और ओबीसी कमेटी है उसमें भर्ती रिक्तियां खाली है, उस पर सवाल उठाए। और दूसरा सवाल उठाया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए फिर से। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में सबके सिर चढ़कर बोलेगा। चूंकि चिराग पासवान जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन कर चुके, राहुल गांधी जी के बयान देने के एक दिन पहले की बात है। तो प्रश्न यह है कि यह मुद्दा चिराग पासवान को आज क्यों दिख रहा है? क्या वो बीजेपी को दबाव में लेने की रणनीति अपना रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से मेरा इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ, अब मेरी जगह अब पीके को ढूंढ लिया गया है जो वैसी ही भाषा बोल रहे हैं जैसी चिराग पासवान बोला करते थे कि नीतीश को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। यही भाषा चिराग की भी होती थी, यही भाषा आज पीके की भी है।
तो चिराग पासवान को लग रहा है कि हमारा यूज कर लेने के बाद एक दूसरे को उठा लाए, तो आगे की राजनीति कैसे होगी? इसको देख के चिराग पासवान भी चिंतित है। और जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसके एक तरह से बिहार में मेंटोर है नीतीश कुमार। उन्होंने जातीय सर्वेक्षण कराया, उसको डेटा पब्लिश किया, विधानसभा में सभी दलों से समर्थन लिया, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। किसी की हिम्मत नहीं विरोध करने की। और वही मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने एक अलग किस्म से उसको बड़ा किया, उठाया, संविधान की किताब हाथ में पकड़ी। तो अब बिहार में एक बार फिर 2024 की सियासत जो है वापस बहुत बड़े स्तर पर होने जा रही है। और ये पूरे पॉलिटिकल जो दो हिस्सों में बटी हुई राजनीति है बिहार में, वो रीस्ट्रक्चर होने की दिशा में हमें दिख रही है। और इसका कारण जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना के सवाल पर जो भी दलित पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी ये चाहते हैं कि नहीं उस वर्चस्व को तोड़ना है जो जातीय जनगणना नहीं होने दे रहे हैं, उस शक्ति को कमजोर करना है, तो ये बेचैनी एनडीए में मौजूद घटक दलों में भी है और ये बेचैनी इंडिया गठबंधन में मौजूद घटक दलों में भी है। तो हमें लगता है कि ये वो ऐसा पॉइंट है जिस पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति को फिर से जिंदा करने का एक अवसर देख सकते हैं। राहुल गांधी को इसी मायने में आप मान सकते हैं कि उन्होंने बिहार की राजनीति को बदलने का काम शुरू कर दिया है, जो पहले उन्होंने शुरू किया था। लेकिन कल जो रात ट्वीट किया है, इन्होंने पूरे राजनीतिक दलों को बेचैन कर दिया है। अब आगे ऑप्शन खुला रहेगा कि जातीय जनगणना कराओ, इसका कमिटमेंट एनडीए देगा कि नहीं देगा। एनडीए नहीं देगा तो नीतीश कुमार क्या स्वतंत्र निर्णय लेंगे, क्या चिराग पासवान स्वतंत्र निर्णय लेंगे, इसके लिए एक पॉलिटिक्स ओपन हो गई है। और उस इधर राहुल गांधी ने सबको एक तरह से इस मुद्दे पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। अगर ये मुद्दा बड़ा बन गया तो बिहार की राजनीति चुनाव से पहले हो जाएगी। क्या होने वाला? जी बिल्कुल। प्रशांत जी, बिहार की राजनीति पे आप भी बात करने वाले थे, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। और खासकर चूंकि आज का जो ये बयान है तेजस्वी यादव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साफ साफ बहुत कुछ प्रूफ देते हुए, प्रमाण पेश करते हुए यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल क्या आपको लगता है कि यहाँ बिहार की सियासत में आने वाले समय में विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ दिखाई देता है आपको? विपक्ष की एकजुटता में तो राजीव जी सवाल नहीं है। वहां पे जो सीटों का तालमेल होता है वो तालमेल होगा। उसमें जो भी पार्टियों के बीच में थोड़ा बहुत जो घर्षण होता है वो होता ही है। वो तो बहुत स्वाभाविक है कि हर पार्टी चाहती है कि चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ा जाए। वो तालमेल के बहसबाजी या बहस या नेगोशिएशंस वो एनडीए में भी होंगे कि नीतीश कुमार कितने में लड़ेंगे, बीजेपी कितने में लड़ेगी। जो जीतन राम मांझी है वो काफ़ी सीटें मांग रहे हैं। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो उस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि एनडीए का क्या होगा, एनडीए का स्वरूप क्या रहेगा जब तक चुनाव आएंगे। तो दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो जातिवार जनगणना, उस पर आप देखिए कि जो बिहार में तो जातिवार सर्वे हो चुका है, उसमें लगातार वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस उसको लगातार जो है वो फोकस में ला रहे हैं। तो सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में रहेगा। दूसरा कि नीतीश कुमार का आप देखिए कि जो बीजेपी के बिग थ्री हैं, यानी जेपी नड्डा को भी मान लें अगर, तो अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा, इन तीन ने नहीं कहा। अब खट्टर साहब का बिहार से क्या मतलब, वो अगर वो कह रहे हैं तो केवल जो है मीडिया की हेडलाइंस बनाने के लिए ये चीज़ें हो रही।
नीतीश कुमार बहुत मजे में खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत सही समय पे अपने बेटे को आगे करना शुरू कर दिया है, और वो बेटे को आगे दो वजह से कर रहे हैं। एक तो पार्टी के अंदर की जो पावर इक्वेशन होगा उसकी वजह से, और दूसरा कि उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग, नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी लॉयल्टी सवालों के घेरे पे है, लालच में है, ईडी सीबीआई का डर भी होगा। तो इस वजह से जो नीतीश कुमार की तरफ के बयान आते हैं, वो बयान नीतीश कुमार के बेटे ही दे रहे हैं, और वो जब भी बयान दे रहे हैं बहुत स्पष्ट तौर पे वो एक लकीर खींच रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बात अभी उन्होंने नहीं की है, वो दूसरा हाथ अभी उन्होंने नहीं लगाया है जी। कि नहीं होगा तब क्या होगा। तो हम लोगों को उनके जो बेटे हैं उनकी बातों को ध्यान से देखना चाहिए, ये मानते हुए कि ये जो टेप रिकॉर्ड बज रहा है इसके अंदर जो कैसेट है वो नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार उनके जरिए अपनी बात कह रहे हैं, उसमें आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा मीडिया को भी, और वो बीजेपी को संदेश लगातार दे रहे हैं। तो ये बात नीतीश कुमार सीधे भले ही ना कहें, लेकिन वो लगातार एनडीए की बैठकों को स्किप कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो देखिए वहाँ पे बिहार में वो होगा। एक बात जो शुरू में आपने चर्चा की थी महाराष्ट्र की, जी, थोड़ा छूट रही है, उस पर हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में देखिए सारी नैतिकता का सवाल, नैतिकता के सवाल पर सीपे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के मंत्री कभी नैतिकता के सवाल पे सीपा नहीं देते। अब बिजली गिराई है सहयोगी पार्टी पे, एनसीपी अजीत पवार पे, और मामला ये है कि जिस वजह से घबराहट है वहाँ, घबराहट ये है कि जो जिसकी हत्या हुई है, संतोष देशमुख सरपंच, वो एक कोई पावर कंपनी थी वहाँ पे भीड़ में, जिसके खिलाफ वसूली हो रही थी, वसूली पे कुछ मामला बना और उनकी हत्या हुई। हत्या बहुत टॉर्चर करके हुई है, और उसके बहुत उनके जो टॉर्चर की डेड बॉडी और टॉर्चर की तस्वीरें, वो सब मराठी मीडिया में बहुत तेजी से चली, बहुत ज़्यादा चली। वहाँ मामला हो गया है मराठा वर्सेस नॉन मराठा का। तो संतोष देशमुख है, वो मराठा है, और उस वजह से इनको, धनंजय मुंडे को पनिश किया गया, क्योंकि वो मराठा इशू जो है वो बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ भी बीजेपी ने जो फैसला किया है वो अपनी कास्ट कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए फैसला किया है जी। तमाम सारे और आरोप लगते हैं बीजेपी के मंत्रियों पर। और अभी आप देखिए कि जो रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो उस जो आरोपी है उसकी तस्वीर एकनाथ शिंदे के साथ है। तो नैतिकता जो है वो इस वक्त अभी अजीत पवार कमज़ोर है, तो सारी नैतिकता का बोझ अजीत पवार और उनकी पार्टी उठाएगी। जी राजीव जी, बिल्कुल। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और नैतिकता का बोझ वो उठाएगी, क्योंकि अजीत पवार भी थोड़ा उखड़े उखड़े नज़र आते हैं इस सरकार में, और एकनाथ शिंदे भी नज़र आते हैं। बीजेपी को बहुत सारी सीटें हैं, और बीजेपी जो है वो यहाँ पर मजबूत तो है ही, लेकिन नैतिकता का पाठ अगर बीजेपी शिंदे और एक इधर अजीत पवार को पढ़ाने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ये तय मानिए आप। लेकिन इधर बिहार की सियासत, वेस्ट बंगाल की सियासत, उसमें चुनाव आयोग, और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी के सामने आज की तारीख में साख बचाने का सवाल है?
जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास इसी सवाल के साथ। नहीं, मेरा तो सवाल दूसरा है कि बीजेपी की साख बची है क्या? अब बची हो तो फिर बचाने का सवाल आए। बीजेपी की साख सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से देश की सत्ता को, प्रदेशों की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करना, लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर देना और धन बल बाहुबल से सत्ता को चलाए रखना। अंबानी और अडानी को सब जो ट्रंप के साथ झगड़ा है उसकी एक वजह वो भी है। मोदी जी ट्रंप को दुनिया का नंबर 1 धनवान बनाना चाहते थे। अब वो कैसे बन रहे थे वो तो सबको पता है। एक ट्रंप लेकर के घूमते हैं एलन मस्क। तो एक लड़ाई का एक सिरा ये भी है। तो जहां प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक दल पूंजीपतियों को कंधे पे लेकर के ढोता हो, उस देश में किसानों का, मजदूरों का क्या होगा उसे बताने की जरूरत नहीं। और इस मुद्दे पर अनिल सिन्हा जी बहुत बारीकी से बात कर सकते हैं और लंबी बात कर सकते हैं कि शोषण का पूरा तंत्र क्या है जी। तो और अब यहां एक तरफ तो पूंजीपति बैठा है, दूसरी तरफ कुंभ वाले बैठे हैं। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसमें धर्म सत्ता, पूंजी सत्ता और राज सत्ता तीनों का गठजोड़, और पिस कौन रहा है इस चक्की में? वो क्या महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल की आवाम हो या बिहार के वो निरीह मजदूर, उनके जीवन में यही है शोषण। उसमें सामंती भी है जी। और मोदी जी ने उस शोषण को मजबूत किया है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि साहब ये शोषण पहले नहीं था, लेकिन आजादी के बाद ये शोषण लगातार कम हो रहा था। व्यवस्थाएं, संस्थाएं मजबूत हो रही थी, लोग ज्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे थे। आज बोलने से लेकर के और आपके घूमने तक पाबंदी है। कितने लोग ऐसे हैं, अब मेरा ही पासपोर्ट नहीं बन रहा है, कितने लोग होंगे इस देश में? अब क्या क्या उसमें बहाने होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है जी। सब ऐसे लोकतंत्र चलता है क्या? तो जो पूरे तरीके से इस देश के, इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा था इतने कम समय में। 100 करोड़ लोगों के पास आज पैसा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा रिसर्च नहीं है, उन तमाम संस्थाओं का रिसर्च। अंग्रेज तो 1% जीडीपी पे छोड़ गए थे, वहां से हम कहां तक पहुंचे। यहां वो पूरा मदारी जो है ना, वो डमरू बजा करके लगातार वो एक बंदरिया को नचा रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारी पॉकेट में क्या है? वो पॉकेट भी फट गई है। किसी किसान से पूछिए आप क्यों आत्महत्या कर रहा है वो। तो ये जो पूरा देश में चल रहा है, जादूगरी चल रही है, उसने इस देश को तबाही के कगार पर ला करके पहुंचा दिया है। मिडिल क्लास हो या गरीब आदमी, यहां तक कि पूंजीपति भी लाइन में लगे हैं। वो अंबानी और अडानी नहीं है तो उनका भी चल रहा है, वो भी जाए। और ट्रंप साहब ने खोल दिया है कि इधर आ जाइए, आप यहां की नागरिकता लीजिए। ऐसे हालात में सिर्फ इस देश के लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उनको लीडरशिप चाहिए।
नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व खड़ा होगा, और राहुल गांधी ने वो किरदार निभाया पिछले दिनों। लेकिन अकेले राहुल गांधी से भी काम नहीं चलेगा, और लोगों को चाहिए कि वो आए। और मुझे तो कई बार लगता है कि साहब वो जो आजादी गुम हो रही है ना इन 10 साल में जी, उस आजादी को फिर से पाने के लिए एक फ्रीडम स्ट्रगल की जरूरत है। अब बस वो गोरे वाले अंग्रेज नहीं हैं, ये वाले हैं जो भगत सिंह ने कहा था क्या फर्क पड़ेगा साहब, जब गोरे चले जाएंगे ये काले राज करेंगे। यही हो रहा है। बिल्कुल। अंबानी, अडानी और मोदी जी, इस देश में गुजराती उपनिवेश चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। जी, क्या कहेंगे अनिल जी? हाँ, ये बहुत अच्छा, मुझको काफी अच्छा लग रहा है कि हम लोग आंदोलन, मतलब अब जो अगला जो होना चाहिए मीडिया का रोल, कि लोगों को तैयार करे इसके लिए कि लोग जो है रोड पर आए और साफ साफ हिसाब करें कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। मैं सिर्फ जो चर्चा करूंगा वो जरा अभी देख रहा था मैं वीडियो, वहाँ वनतारा जो गए वो जी, ये इसको भी डिकोड करना चाहिए। वो सिर्फ शावक से खेलने का मामला नहीं है, वो पूरा अंबानी परिवार उसको होस्ट कर रहा था उनको, और वो जो है अनंत अंबानी का खेल है। और सर जी ने ट्वीट किया है तो, और कि कैसा जो है ये उसकी तारीफ की है। क्या इसको क्या जोड़ सकते हैं क्या कि जो ट्रंप ने बुलाया अंबानी को, और मतलब ट्रंप के यहाँ भी क्या इस तरह का जिसको कहते हैं वसीला, मतलब आप क्या वो उल लगाने की जरूरत पड़ रही है जो चल रहा है वहाँ, खेल जो चल रहा है, क्या उसके रूट से कुछ चल रहा है क्या? मतलब अब हालत ये है कि जो कॉरपोरेट है वो आपको रूल कर रहा था, मतलब पीछे से रूल करने वाला वो अब आगे से रूल करता दिखेगा, ऐसी स्थिति है। क्योंकि वो और ये भी शिफ्ट है क्या, इतना जितना मतलब जो अडानी के लिए जितने आत्मीय क्षण दिखाई देते थे उसी तरह के आत्मीय क्षण दिखाई दे रही है क्या? पावर शिफ्ट भी कॉरपोरेट का भी है क्या? कि नंबर 1 पे अब अडानी की जगह जो है, अब जो उनके रोड मैप, मतलब जो भी मैप है उनका, उसमें कहीं अंबानी तो नहीं आ रहे हैं। तो मुझको लग रहा है, और कोई मीडिया इसकी चर्चा भी उस तरह से नहीं कर रहा है। ये सब ये जो पावर शिफ्ट है उस पर भी नजर रखनी चाहिए कि ट्रंप के आने के बाद क्या अंबानी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो उसके कनेक्शन जिस तरह से उसने शो किया, उनका प्रेफरेंस जो शो किया है। तो अब हिंदुस्तान में भी ये जो कॉर्पोरेट वॉर में या जो रेवलरी है उसमें अंबानी नंबर 1 रहेगा, और क्या अब नए सिरे से कुछ शिफ्ट हो रहा है, ये सब भी हमको ध्यान देना चाहिए। एक खाली कहूंगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बिहार उनसे संभलते नहीं संभल रहा है दूसरी वजहों से, ठीक उसके विपरीत यहाँ भी महाराष्ट्र में वही हालत है। वो कोई नैरेटिव तो बन ही नहीं पा रही है, उसके संभालना मुश्किल हो रहा है। मतलब गवर्नेंस की तो कोई नैरेटिव वो फेल हो गई धनंजय मुंडे वाले ये के समय में ही। अब जो है आगे भी और डिफिकल्टीज हैं गवर्नेंस के मामले में भी। एकनाथ शिंदे जो है अगला उनकी तरफ से कुछ आएगा, ऐसा मेरा अंदाजा है कि बहुत शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट हो रहा है हर तरह इक्वेशंस का। ये इस पर हम लोग को नजर रखें। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं अनिल जी की बात पे एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि अंबानी जी गए थे वो ट्रंप के शपथ ग्रहण में। मामला ये था अनिल जी कि वो सबसे बड़ी अब तक की जो डील है तेल की रूस से हुई है, जामनगर की रिफाइनरी के लिए वो मुकेश अंबानी की, और उसमें करीब 5 लाख बैरल तेल रोज आना है। जनवरी से वो डील ऑन है, $14 बिलियन की डील है, लेकिन अभी उसमें एक बूंद तेल नहीं आ पाया है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आना है तेल, उन जहाजों की कंपनी पे ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया है। तो पीयूष गोयल जी गए हैं, शायद हटवाएं सैंक्शन तो तेल आ पाएगा। तो ये बड़ा मसला है। और दूसरा एक और चीज जोड़ दूं केवल
कि अभी 1 तारीख को यानी 3 दिन पहले श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे दिल्ली में थे। मोदी जी उनसे मिलने गए थे। श्रीलंका में अडानी जी का जो विंड पावर का प्रोजेक्ट था वो स्क्रैप हो गया है, वो बंद हो गया, उसको रीस्टार्ट किया जा रहा है। रणिल विक्रमसिंघे वो हैं जिन्होंने श्रीलंका की ऐतिहासिक वित्तीय संकट के समय 300% बढ़ाकर इनसे डील की अडानी जी से। जो रिस्क प्रीमियम था वो 300% रिस्क प्रीमियम के साथ। तो खैर वो चले गए, तो अभी अडानी जी के लिए मुलाकात हो चुकी है इनकी यहाँ पे दिल्ली में। देखते हैं उसके पे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा था वो। आगे देखते हैं क्या होता है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत कुछ होना अभी बाकी है। सियासत में बीजेपी को अपने साख की चिंता करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को भी अपने साख की चिंता करनी चाहिए। कब तक आप पार्टियों के गुलाम बने रहेंगे? आप देश के वो भी संवैधानिक जो पद हैं उस पे आप बैठे हुए, और खासकर जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको तो खासकर सोचना चाहिए कि इस देश को अगर मजबूत रखना है तो लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, और उसके लिए कुछ ऐसे, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सब को बहुत गंभीरता से दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अभी भी ध्यान नहीं आ रहा है कि किस दिन होना है सुनवाई चुनाव आयोग के मसले पे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला जो मामला, जिस पर सुनवाई 19 तारीख को होनी थी, अभी तक एनालिस्ट नहीं हुई है। कब होगी पता नहीं। चलिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवीपुरी बुच, उनको एकल पीठ यानी एक जज की जो पीठ है, बेंच है, उसने आज उनके ऊपर FIR दर्ज करवाने से रोक लगा दी। महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट में चल क्या रहा है जरा सोचिएगा। ये जुड़ी